कक्षा 8वीं की पहली प्रश्नावली है परिमेय संख्याएं। ऐसी संख्याएं जिन्हें P बटा Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है या फिर लिखा जा सकता है, क्या कहलाती है? परिमेय संख्याएं कहलाती है। अब परिभाषा लिख देते हम इसकी कि ऐसी संख्याएं जिन्हें P बटा Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, परिमेय संख्याएं कहलाती है। उदाहरण, दो बटा 3, 5/11, 7/8। प्रत्येक संख्या के बटा में देखो 3 आ रहा है, 11 आ रहा है, 8 आ रहा है, यानी ये किस रूप में? P बटा Q के रूप में है। अतः क्या कहलाएगी? परिमेय संख्याएं कहलाएगी। नॉर्मली हम लोग क्या कहते हैं, जो बटा वाली संख्या होती है वो क्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है, क्योंकि बटा में क्या रहता है? Q। अब Q का मान कुछ भी हो सकता है। अब परिमेय संख्याओं के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे वो है, सबसे पहला नियम हमारे पास में वो है क्रम विनिमय का नियम। जिसे हम लोग क्या कहते हैं? क्रम विनिमयता। तो क्रम विनिमयता में देखिए आप लोग, सबसे पहले क्रम विनिमयता नंबर 1 योग के लिए, जो हमने पिछली क्लास यानी 7th क्लास के अंदर पढ़ा था, योग के लिए क्रम विनिमयता, वहां पर संख्याओं के लिए था। यहाँ पे कौन सी संख्या है? परिमेय संख्याएं। तो योग के लिए इसका जो सूत्र होता है वो ये होता है a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, यानी दो परिमेय संख्याओं को आप लोग किसी भी क्रम में जोड़िए, दो परिमेय संख्याओं को आप किसी भी क्रम में जोड़िए, उनका मान हमेशा क्या होगा? बराबर होगा। दूसरा, वैविकलन के लिए, जिसे सामान्य भाषा में हम लोग कहते हैं घटाने के लिए, इसके लिए होता है कि a माइनस बी नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। a माइनस बी नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हम लोग अगर दो में से एक को घटाएंगे तो एक हमारे पास में शेषफल रहेगा, पर अगर हम उल्टा एक में से दो घटाएंगे तो हमारे पास उत्तर किसका आएगा? माइनस का, जो कि दोनों आपस में बराबर नहीं है। इसलिए ध्यान रखना, योग के लिए तो a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, यानी कि आप उनका क्रम किसी भी प्रकार से चेंज कर दीजिए, योग के लिए हमेशा मान क्या होगा? बराबर। वैविकलन यानी घटाने के लिए a माइनस बी नॉट इक्वल टू क्या होगा? b माइनस ए। आप दो संख्याओं का क्रम चेंज करके अगर उनको घटा रहे हो तो उनका मान कभी भी बराबर नहीं होगा। नंबर 3 गुणन के लिए, गुणन के लिए तो a इंटू बी, a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, यानी दो संख्याओं का यानी दो परिमेय संख्याओं का आप गुणा कर दीजिए और उनका क्रम बदल के भी अगर आप गुणा करते हैं दोनों का मान क्या होगा? बराबर होगा। चौथा, भाग के लिए
तो ए भाग, भाग का मतलब यहाँ पर हमने भाग का प्रयोग किया है चिन्ह का, ए भाग बी नॉट इक्वल टू बी भाग ए, यानी कि ये आपस में बराबर नहीं होंगे। तो हमारे पास में क्रम विनिमयता में 4 है, पहला योग के लिए, दूसरा व्यवकलन, तीसरा गुणन के लिए और चौथा भाग के लिए। अब इससे हमें निष्कर्ष ये मिलता है कि क्रम विनिमय नियम है वो किसके लिए बराबर होगा, एक तो योग के लिए क्योंकि इसमें बराबर आ रहा है, दूसरा किसके लिए आ रहा है, एक गुणन के लिए। अतः योग एवं गुणन के लिए, योग एवं गुणन के लिए परिमेय संख्याएं क्रम विनिमयता का गुणधर्म प्रदर्शित करती है। अतः योग एवं गुणन के लिए परिमेय संख्या क्रम विनिमयता का गुणधर्म प्रदर्शित करती है या फिर व्यक्त करती है। क्रम विनिमयता के बाद में हमारे पास में है साचर्यता। साचर्यता के गुणधर्म में सबसे पहले नंबर 1 योग के लिए यहां साचर्यता में हमारे पास परिमेय संख्या होगी 3 परिमेय संख्याएं ए, बी और सी। तो सबसे पहले योग के लिए जो इसका नियम होगा वो होगा कि ए प्लस बी जो किसमें है, कोष्टक में है, प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस कोष्टक बी प्लस सी। शुरू के अंदर 2 संख्या कोष्टक में है और यहां पर दूसरे वाले पोर्शन में हमारे पास में अंतिम 2 संख्याएं कोष्टक के अंदर दी हुई है। तो अगर ये बराबर है तो ये हमारे पास में क्या होगा, साचर्य नियम होगा। तो योग के लिए ए कोष्टक, योग के लिए कोष्टक ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस कोष्टक बी प्लस सी, ये बराबर होते हैं। यानी आप संख्याओं को किसी भी हिसाब से जोड़िए, 2 संख्या को पहले जोड़ दीजिए या फिर बाद में जोड़ दीजिए, उनका मान हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। नंबर 2 गुणन के लिए क्रम विनिमयता में हमने नंबर 2 लिया था व्यवकलन यानी घटाने के लिए, पर हमें पता है जो क्रम विनिमय के लिए नहीं होगा वो साचर्य के लिए तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो गुणन के लिए, तो गुणन के लिए हमारे पास में होगा कि a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी। a इंटू बी इंटू सी बराबर ए इंटू कोष्टक बी इंटू सी। ये योग और गुणन के लिए, क्योंकि हमने क्रम विधि में पढ़ लिया था व्यवकलन और भाग के लिए वो वहां पर गुणन धर्म प्रदर्शित नहीं कर सकता है परिमेय संख्या। अतः साचर्य में हम लोग क्या पढ़ेंगे, केवल योग के लिए और गुणन के लिए। अब नंबर 3 वो आता हमारे पास में है, वो है वितरण नियम, वितरण नियम या फिर वितरण गुणधर्म। इस नियम के अंतर्गत योग और गुणन दोनों एक साथ आते हैं। किस प्रकार से, तो a इंटू कोष्टक b प्लस सी इज इक्वल टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी। a इंटू
बी प्लस सी इज इक्वल टू ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, यानी कि आप दो संख्या को जोड़ करके तीसरी परिमेय संख्या से गुणा कर दीजिए तो भी मान वही होगा जो इन दोनों को आपस में गुणा करने के बाद में जोड़ने पर आएगा। तो एक तो हमारे पास में क्रम विनिमय नियम, उसके बाद में साचर्यता का नियम, और उसके बाद में क्या है वितरण नियम या फिर वितरण गुणधर्म। इसमें योग और गुणन दोनों साथ साथ चलते हैं। अब परिमेय संख्याओं के लिए योज्य तत्समक और गुणात्मक तत्समक नोट है हमारे पास विशेष रूप से ये, तो परिमेय संख्याओं का योज्य तत्समक 0 यानी 0 होता है। योज्य तत्समक का मतलब है कि ऐसी संख्या जिसको जोड़ने पर परिमेय संख्या में कोई भी परिवर्तन नहीं हो। तो हमें पता है कि 0 यानी 0 को आप किसी भी संख्या में जोड़ दीजिए, उस संख्या पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता या कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। तो अगर मैं 1 में 0 जोड़ूं तो भी 1 आने वाला है, 1/2 में 0 जोड़ूंगा तो भी क्या आएगा वापस 1/2 ही आएगा। दूसरा इसका पॉइंट जो है वो है परिमेय संख्याओं का गुणात्मक तत्समक 1 होता है। अब परिमेय संख्याओं के लिए गुणात्मक तत्समक 1 किस प्रकार से होगा? हमने क्या बोला था कि गुणात्मक तत्समक है चाहे योजित तत्समक है, उससे क्या होना चाहिए परिमेय संख्या पर कोई भी प्रभाव नहीं होना चाहिए। अब गुणात्मक का मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो 1/2 को आप 1 से गुणा कीजिए वापस 1/2, 3/2 को आप लोग 1 से गुणा कीजिए तो वापस क्या आएगा 3/2, यानी कि हमारे पास में परिमेय संख्याओं का योजित तत्समक क्या होगा 0 और गुणात्मक तत्समक क्या होगा 1।